सामने वाले को पढ़ने में मजा आना चाहिए, इंटरेस्टिंग लगना चाहिए। ऐसे में खेत के जोतैया तोर भाग बड़े है, छत्तीसगढ़ के माटी में सोन गड़े है। अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो ऐसा पूछेंगे। मैं अपने हिसाब से इंटरव्यू को चलाना चाहता था और मैंने अपने हिसाब से इंटरव्यू को चला दिया पूरा, तो उसी कारण नंबर मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हामिद खान और इस वक्त हम लोग एक सफल कहानी की ओर बढ़ रहे हैं और हमारे साथ बैठे हैं प्रकाश पटेल, जिनको CGPSC 2018 में 54th रैंक के साथ नायब तहसीलदार का पद प्राप्त हुआ है। सो प्रकाश, पहले तो ढेर सारी बधाइयाँ। धन्यवाद सर। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हम इस तरह के वीडियोस में आपको सक्सेस स्टोरीज तक लेकर चल रहे हैं, जिसमें डिफरेंट क्वेश्चंस के थ्रू आपको सलाह भी मिलती है, सीख भी मिलती है। तो आइए हम देखते हैं कि धनापाली, जो कि बसना के पास एक छोटी सी जगह है, छोटा सा गांव है, लेकिन वो सफलता की कहानी गढ़ रहा है। और आज हमारे सामने प्रकाश पटेल हैं। तो प्रकाश, मैं आपकी जर्नी जानना चाहूँगा कि स्कूलिंग, कॉलेज एंड देन PSC तक का सफ़र कैसा रहा? जी, सबसे पहले तो मैं अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा है, पहले से लेकर 10वीं तक की पढ़ाई सरस्वती शिशु मंदिर सरायपाली से प्राप्त किया। बहुत बढ़िया। उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए रायपुर आना हुआ और 11वीं 12वीं की पढ़ाई SS कालीबाड़ी रायपुर से किया। बहुत बढ़िया। उसके बाद सर मैंने PET का एग्जाम दिलाया, फिर शंकराचार्य कॉलेज से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में BE किया। ओके। देन उसके बाद फिर CGPSC में आने के लिए क्या है सर, जब मैं कॉलेज में था लास्ट ईयर में, उस समय मैं छात्र संघ अध्यक्ष बना था। अच्छा। तो उस समय कलेक्टर से मीटिंग हुआ। अच्छा। तो उस मीटिंग में मैं जाना कि एक कलेक्टर का क्या पावर होता है, उसका क्या रुतबा रहता है, देख के मुझे मोटिवेट वहीं से मिला, मोटिवेशन की तैयारी करना चाहिए करके। फिर तभी से मैं इस क्षेत्र में आगे आना चाहा। ओके। रोल मॉडल के तौर पर देखिए, कई बार कौन किससे टकरा जाए और कहाँ से आप सीख ले लें, इस बात का पता नहीं चलता है। जैसे प्रकाश ने कलेक्टर साहब को आदर्श माना और तैयारी में भिड़ गए, और आप तैयारी के लिए UPSC भी आपने तैयार किया। जी सर। और UPSC की तैयारी के बाद CGPSC आपने देना शुरू किया। प्रकाश, आपका ये कौन सा प्रयास था, कौन सा अटेम्प्ट था PSC का? सर ये मेरा तीसरा प्रयास था। तीसरा प्रयास था। पहले दो प्रयास में क्या हुआ? सर पहले प्रयास में प्रीलिम्स तो निकल गया था, लेकिन मेंस नहीं निकल पाया। अच्छा। 637 नंबर उसमें आए थे उस समय मेरा। अच्छा। दूसरे बार जब मैं दिया तो उस समय इंटरव्यू कॉल आया और 232 रैंक आया मेरा। फिर अभी तीसरा प्रयास, जी सर, पोस्ट नहीं मिल पाया। फिर अभी तीसरा प्रयास था तो इस बार 54 रैंक आया सर। ओके, बहुत बढ़िया। सो आप देख सकते हैं हर प्रयास में आपने बेहतर किया और कुछ ना कुछ आप गलती करते हैं, और गलतियों को ठीक करके आपको आगे बढ़ने की रणनीति पर काम करना आवश्यक होता है। प्रकाश, कुछ कैलकुलेट कर पाए कि पहले और दूसरे में कौन कौन सी गलतियां रही? जी सर, जब मैं पहली बार दिया था तो उतना अनुभव नहीं था, उतना मार्गदर्शन भी प्राप्त नहीं होता था। तो जब मैं जो स्कूल और कॉलेज में जैसे आंसर लिखते थे उसी तरीके का आंसर मैंने पहले बार लिखा, तो कुछ पेपर में तो अच्छे नंबर मिले, लेकिन बाकी पेपर में नंबर नहीं मिले। तो फिर मुझे लगा कि कुछ तो कमी हो रहा है जिसके कारण नंबर नहीं मिल रहा है। फिर मैंने RTI से पेपर निकलवाया और देखा कि कहाँ कहाँ कमजोरी है। अच्छा। उसको दूसरे बार मैंने सुधारने का प्रयास किया, काफी कुछ हद तक सुधार हुआ उसमें। अच्छा। लेकिन उसके बाद भी लगा कि कहीं ना कहीं कमी है। तो फिर मैंने बाद का जो है मेंस का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया। अच्छा। तो उस टेस्ट सीरीज में जब ज्वाइन किया तो वहाँ पे जब चेकिंग होता था पेपर, तो उससे मुझे शुरू में ही पता चल जाता था कि कहाँ कमी है। तो मेंस के पेपर आते तक के उन कमी को दूर कर दिया तीसरे प्रयास में, जिसके कारण इस बार अच्छे मार्क्स मिले। अच्छे मार्क्स। मॉडल आंसर की भी मदद मिल रही थी? जी सर, मॉडल आंसर सबसे खास जो था पाथ का मेंस टेस्ट सीरीज का, कि उससे 2 और 4 नंबर के क्वेश्चन के आसानी से मिल जाते थे वहां से। तो जो पेपर के बीच में लगातार पेपर चलता है, पहला पेपर 9 से 12, फिर दूसरा 2 से 5, तो उनके बीच में गैप बहुत कम होता है। तो उन जो मेंस का टेस्ट सीरीज का मॉडल आंसर था, उनका क्विक रिवीजन वहीं पे हो जाता था, और 2-4 नंबर का आंसर जो क्वेश्चन है वो तुरंत लिखने में वहाँ पे सहूलियत होता था। बहुत बढ़िया। ये भी मेरे लिए नया फैक्ट मिला कि कोई बीच में मॉडल आंसर से रिवीजन भी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया रणनीति रही। ओवरऑल राइटिंग जो प्रैक्टिस आपने की, उसकी मदद आपको मिलती है। तो दोस्तों देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप गलती पर गलती करते हैं और सफलता आपको मिलती है लेकिन अपेक्षित सफलता नहीं मिलती, तब अपने प्रयास को आपको सुधारना पड़ता है। आप प्रयास तो कर रहे हैं
और इस पूरी जर्नी में, प्रकाश की जर्नी में आप एक चीज नोट किए होंगे कि आपको सफलता तुरंत नहीं मिलती, आपको वेट करना पड़ता है। लगभग 3 साल का स्पैन आप लेकर चलते हैं, तब जाकर कहीं पर आप एक पद प्राप्त करते हैं। नायब तहसीलदार का पद इस साल प्राप्त हुआ। अब मैं बात करना चाहूँगा प्रकाश की नंबर किस तरह से आपको मिले इस साल, मतलब ऐसे लैंग्वेज किस तरह से नंबर आए आपको? सर पहला पेपर में मुझे 120 नंबर मिले हैं लैंग्वेज पेपर में। और मिल सकते थे, लेकिन ये भी अच्छा नंबर ये है। भी है जी सर। हाँ। मेरा जो इंग्लिश है वो थोड़ा कमजोर है सर, कमजोर है, इसी तो कारण हिंदी और छत्तीसगढ़ी में आपको बढ़िया नंबर मिले। बहुत बढ़िया। और दूसरा पेपर निबंध है सर, उसमें मेरे को 131 नंबर मिले हैं। बहुत बढ़िया, 131 मायने रखता है। जी सर जी। तीसरा पेपर में मुझे 109 नंबर मिले हैं। अच्छा। जो चौथा पेपर है वही सबसे मेरा कमजोर रहता था हमेशा, उसमें 94 मार्क्स मिले हैं। ओके ओके। फिर पांचवा इकोनॉमिक्स में सर 106-7 नंबर मिले हैं। अच्छा। फिर छठवां में दर्शन शास्त्र में 115 नंबर के आसपास मिले हैं। बढ़िया। और सातवां पेपर में 104 नंबर मिले हैं। ओके ओके। कुल 778.5 नंबर मेंस के मार्क्स मिले हैं। और प्लस इंटरव्यू में 92 मार्क्स मिले हैं सर। 92 मार्क्स जी मिले। सर। तो देखिए काफी बढ़िया नंबर हैं, तभी आप लगभग 50-55 के रैंक तक आप पहुंच पाए। और यदि आपका पेपर 4 आपको 2-4 या 10-15 नंबर और दिलाता तो आप शायद टॉप 15 में या टॉप 10 में आ सकते थे डेफिनेट तौर पर। तो ऐसे के लिए कोई विशेष रणनीति पर आपने काम किया था जिसकी वजह से आपको इतने नंबर मिले? सर ऐसे लिखने के लिए उसमें तो सर राइटिंग का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है जी। तो जब मैं छोटा था तो मेरी बड़ी मम्मी मेरे को बहुत मार मार के उसको सिखाती थी। अच्छा। कि राइटिंग सुधारना है, राइटिंग सुधारना है। तो उस समय से जो मेरा राइटिंग सुधर गया था जी। तो राइटिंग का भी 5 से 10 नंबर का फर्क पड़ता है। बहुत बढ़िया। उसके बाद सर कि जब ऐसे लिखना है तो उसके सभी आयामों को, चाहे सकारात्मक हो, नकारात्मक हो, राजनीतिक दृष्टिकोण हो, आर्थिक दृष्टिकोण हो, सामाजिक दृष्टिकोण, क्या करना चाहिए, क्यों, कैसे, कब, इन सभी आयामों को पहले चर्चा करके पीछे में नोट्स बना लेता था। क्वेश्चन पेपर रहता था उसके पीछे लिख लेता था पॉइंट में कि क्या क्या लिखना है। एक ढांचा मन में तैयार हो जाता था, उसी ढांचे के हिसाब से फिर मैं उसको लिखता था सर। बीच बीच में कुछ स्लोगन लिखता था सभी ऐसे में, फिर उस स्लोगन को जोड़ के रिलेट करके लिखता था ताकि एक अच्छा ऐसे लिख सकूं करके। बहुत बढ़िया। मतलब स्लोगन और इन सब की बात लगातार आप अलग अलग प्रतिभागियों से सुन रहे हैं और प्रकाश ने भी उसी टेक्निक का इस्तेमाल किया, तो डेफिनेटली एक पढ़ने में यूनिकनेस देता है। ऐसे जब आप पढ़ते हैं तो वो यूनिक हो जाता है, तो डेफिनेटली उसका फायदा आपको मिला है। कोई पर्टिकुलर ऐसे याद है जिसके ऊपर आपने लिखा था? जैसे छत्तीसगढ़ी में एक था कृषि से संबंधित ऐसे लिखना था। अच्छा। तो उसमें मैं एक स्लोगन लिखा था कि खेत के जोतोइया तोर भाग बड़े है, छत्तीसगढ़ के माटी में सोन गड़े है। बहुत बढ़िया। ये एक स्लोगन था। और एक और था सर कि पेज पसिया खा के पहावत हन जिनगानी, मैं छत्तीसगढ़िया हूँ करता हूँ खेती किसानी। तो इस तरह के स्लोगन लिखने से मुझे लगता था कि कुछ अट्रैक्टिव लगेगा सामने चेक करने वाले को। बहुत अच्छा है डेफिनेटली। दोस्तों देखिए कितनी बढ़िया बात है। और आप सभी को बता दूं कि प्रकाश की हॉबी ही एग्रीकल्चर है, खेती है, और खेती से जुड़े हुए स्लोगन लिखा उन्होंने। तो जो कॉन्फिडेंस आपका होता है आपकी अपनी चीज़ों के लिए, और विशेषकर जब आप किसी मिट्टी से जुड़ाव रखते हैं और मिट्टी से जुड़कर कोई हॉबी आपकी बनती है, तो उसकी बात ही अलग है। और देख पाते हैं कि नंबर किस तरह से मिले हैं। ऐसे में फैक्ट्स एंड फिगर्स, बच्चे परेशान रहते हैं कि सर फैक्ट्स डालें ना डालें, फिगर्स डालें ना डालें। आपने क्या किया, कोई डायग्राम, ग्राफ? सर डायग्राम और ग्राफ तो नहीं बनाया, मैं पैराग्राफ में लिखता था। बहुत बढ़िया। पैराग्राफ के हिसाब से कि सामने वाले को पढ़ने में मजा आना चाहिए, इंटरेस्टिंग लगना चाहिए ऐसे में। ऐसा नहीं कि उसको मेंस का आंसर राइटिंग टाइप का उसमें क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं, ऐसा नहीं, कुछ लगना चाहिए कि या तो फिर स्लोगन से शुरू करें या फिर किसी कहानी से उसको शुरू करें, या फिर किसी भी तरीके से शुरुआत अच्छा होना चाहिए, फिर उसके बाद उसको धीरे धीरे आगे खींचते खींचते जाएं और एंडिंग एक अच्छा होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए। जी सर। तैयारी के दौरान क्या आपने किया था कि 10-15 ऐसे का कुछ इंट्रो या रेडीमेड कुछ तैयार करके रखे थे? ये जो स्लोगन है मैं पहले से 10 से 15 स्लोगन तैयार करके रखा था कि इन स्लोगन को निबंध में लिखना है, कहीं ना कहीं लिखना। हाँ, तो उनको अपने हिसाब से फिट करके वहां लिखने से जी अच्छा होता है। जी जी। तो सर मैं मेंस के क्वेश्चन में भी कई बार मैं ऐसे स्लोगन लिखता था, जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर आया था, तो जो उसमें मैं बिलासपुर में था तो वहां चलता था कि कच्चा पापड़ पक्का पापड़ गए समय की बात है, गीला कचरा सूखा कचरा नए समय की बात है। बहुत बढ़िया। तो इस स्लोगन को मैं मेंस के आंसर में भी लिखा था कि ताकि
कि कैसे लोगों को प्रेरित किया जाए कि वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की ओर ध्यान दे करके, तो इसको भी मैं आंसर में लिखा था। तो मुझे लगता है कि इन्हीं सब के चलते मेंस में अच्छे मार्क्स मिले। दोस्तों देखिए, ये भी एक नया तरीका है और आप हर बार कुछ नया करने की सोचते हैं। कॉन्सेप्ट तो वही है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सभी को लिखना है, सभी को आता है, सभी देखते रहते हैं, लेकिन नई चीज़ आप क्या डालते हैं अपने आंसर राइटिंग में, जैसे प्रकाश ने किया, स्लोगन के माध्यम से मेंस का आंसर मायने रखता है। बहुत बढ़िया प्रयास रहा आपका इस मामले पर। नोट्स बनाकर पढ़े हैं या बुक से पढ़ते थे, क्या आपकी प्लानिंग रहती थी? सर इस साल जब सिलेबस चेंज हुआ तो 7th पेपर नया इंट्रोड्यूस हुआ, तो उसका मैं नोट्स बनाया था, और 6वां का दर्शन शास्त्र का नोट्स बनाया था। बाकी सब बुक्स के मेंस के टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस कर करके उनके मॉडल आंसर से इन्हीं को सब देखता था और बुक को प्रीफर करके ही उसी सब बनाता था। नोट्स कुछ स्पेशल नहीं बनाया था। स्पेशल नहीं बनाया, लेकिन ओवरऑल खुद की एक हाँ, खुद की। ओके। करंट अफेयर्स का भी कुछ योगदान आपने सर जी, करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा योगदान था। मैं हमेशा जैसे सरकारी योजनाओं के बारे में जितने भी आते थे, उनका विज्ञापन आता था, तो उनको मैं नोट्स कर लेता था। इकोनॉमिक सर्वे में जो आंकड़े रहते थे, उन आंकड़ों का पेपर 5 में बहुत फायदा आता है उनको आंकड़ों को लिखने से। जैसे राज्य की आर्थिक स्थिति की समीक्षा कीजिए, तो उनमें आंकड़ों के साथ लिखने से मुझे लगा कि इस बार ज्यादा नंबर मिला पिछले 2 बार से। बहुत बढ़िया। तो उन आंकड़ों को, जैसे नरवा गरवा घुरवा बारी के बारे में था, तो मुझे इंटरव्यू में भी पूछा गया था कि उसका स्लोगन क्या है। अच्छा। क्या बोल के बताइए करके। हाँ, तो मैं उनको बताया था कि छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, नरवा गरवा घुरवा बारी, एला बचाना है संगवारी करके। बहुत बढ़िया। तो इंटरव्यू में भी खुश हुए थे, और मेंस में ऐसे राइटिंग में भी मैं इस स्लोगन को लिखा था, नरवा गरवा वाले में। बहुत बढ़िया। तो ये सब सर पाथ का जो टेस्ट सीरीज होता था उसमें भी मैं लिखता था, तो मेरे को सारे लोग प्रेरित करते थे कि हाँ ऐसा और लिखो। बहुत बढ़िया। तो उससे मुझे फायदा होता था वहाँ से। बहुत बढ़िया। और इसका फायदा इंटरव्यू में भी आपको मिला है ओवरऑल। देखिए दोस्तों, ये तो सच है कि जब आप स्टेट सर्विसेज में हैं तो डेफिनेटली जो रीजनल चीज़ें हैं, खासकर लैंग्वेज कह लें या फिर यहाँ का कल्चर, उसके प्रति यदि आपकी समझ बेहतर है तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा आपको रिटर्न एग्जाम में या इंटरव्यू में मिलता है। और प्रकाश का इंटरव्यू लगभग छत्तीसगढ़ी में आपने काफ़ी कुछ डील किया, तो क्यों ना हम इंटरव्यू के बारे में बात कर लें। आपके बोर्ड और क्वेश्चंस के बारे में बताइए प्रकाश। जी सर, साव सर का बोर्ड था जी, और मेरा हॉबी कृषि, क्योंकि मैं एक कृषक का बेटा हूँ सर, ग्रामीण परिवार से आता था और मैं बचपन से देखता था कि कैसे खेती किसानी होता है। तो मेरी वो अभिरुचि ही थी, तो इसीलिए मैं बाकी लोगों के समय, जैसे कोई क्रिकेट खेलना, कोई मूवी देखना, कोई कुकिंग, तो मैं सोचा जो मेरा रियल है वही हॉबी लिखता हूँ। बहुत बढ़िया। जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आंसर तो पता ही होगा, खेती करता हूँ। तो साव सर का बोर्ड था, वो मेरे को पूछे कि खेती किसानी करते हो, तो मैं बताया हाँ। तो फिर मेरे को छत्तीसगढ़ी में पूछे कि चल धान बो, लू, मीस बेच के बता करके। तो मैं फिर उनको छत्तीसगढ़ी में पूरा बताया कि ऐसे ऐसे धान बोथन हमन 3 प्रकार के धान बोथन, खुर्रा बोथन, लहिहारा मता के बोथन और रोपा बोथन। फिर उनको पूरा मैं बताया कि कैसे बेचते हैं, कैसे कोठार में लानते हैं बैला गाड़ी में, फिर उसके बाद सोसाइटी में पंजीयन करा के धान बेचते हैं। तो उनको वो अच्छा लगा। पूरा प्रोसेस आपने छत्तीसगढ़ी में। जी बहुत बढ़िया। और कोई विशेष प्रश्न हुआ था इंटरव्यू के दौरान? सर वो मेरे को पूछे थे कि प्रशासन में आके क्या करोगे। तो मैं बताया था सर कि मैं गांव का रहने वाला हूं, देखता हूं मैं ग्रामीणों की समस्या, तो प्रशासन में आके मैं ऐसा काम करना चाहूंगा कि लोग कहें कि घनी एक अच्छा साहब ऐसे का धकाधक काम करते करके। बहुत बढ़िया। मैं उनको छत्तीसगढ़ी में ही ऐसे बोला मैं। बहुत बढ़िया। और धकाधक का मतलब यहाँ पर आप सभी के लिए बता दूं कि फास्ट प्रोसेसिंग होना है, क्योंकि अक्सर गांव में देखा जाता है कि गांव में काम नहीं हो पाता है, जिसको प्रकाश ने छत्तीसगढ़ी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया कि हम स्पीड लाएंगे काम में। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन छत्तीसगढ़ से कोई पूछा गया हो, लोकल क्वेश्चन, या बसना क्षेत्र से, आपके गाँव से? हाँ जी सर, वो पूछे थे जैसे मेरे गांव का नाम, तो गांव का नाम धनापाली है मेरे गांव का नाम, तो वो पूछे थे कि धन ज्यादा है कि धान ज्यादा होता है। अच्छा। तो मैं बताया कि सर धान ज्यादा होता है। तो फिर मेरे को पूछे थे कि कितना उत्पादन होता है, तो सर को मैं बताया 25 कुंटल उत्पादन होता है। तो वो बोले 15 कुंटल तो बेच दोगे सोसाइटी में, बाकी अतिरिक्त धान को कैसे करोगे। तो मैं सर को बताया कि सर अभी 3 टोकन कटा नहीं है, पूरा धान बिका नहीं है, जब बिकेगा फिर उसके अतिरिक्त धान को चाहे मंडी में बेचेंगे या फिर राइस मिल में ले जाके बेचेंगे। तो मेरे को फिर धान खरीदी का पूरा सिस्टम पूछे थे। अच्छा। तो उनको मैं पूरा बताया था उनको धान खरीदी का सिस्टम। ओके। तो इससे जो आपने आंसर मतलब अपना लिखा था कि मैं खेती मेरी हॉबी है, तो ये प्रूव भी हो गया कि आप वाकई खेती में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि आपने हर स्टेप की जानकारी उनको दी। और विशेष वो मेरे को पूछे भी कि हाँ वाकई में आप खेती करते हो करके। मेरे को धान के किस्म के बारे में पूछे कि कौन कौन सा धान होता है, कौन कैसे कैसे उत्पादन करते हो, ये दवाई कब छिड़काव किया जाता है, तो मैं उनको पूरा बताया था। पूरा डिटेल। जी सर।
तो ऑब्वियसली इस बात का बेनिफिट तो आपको मिलता है दोस्तों कि कोई चीज़ जो आपके दिल के करीब है तो उसको आप बेहतर ढंग से समझ पाते हैं और वैसे प्रस्तुति भी दे पाते हैं। और इसके अलावा कोई करंट अफेयर्स या इंटरनेशनल रिलेशन पर कोई सवाल उठा हो? जी सर, रे सर थे तो मेरे को पूछे थे कि सोवियत संघ का विघटन, ब्रेक्जिट के बारे में पूछे थे, फिर यूनाइटेड नेशंस के बारे में पूछे थे, भारत ब्रिटेन संबंध के बारे में पूछे थे। बहुत बढ़िया। तो इन सब पर पढ़ाई हुई थी? जी सर, इन सब के बारे में बेसिक जानकारी थी, तो मैं जितनी जानकारी थी मुझे उतना बताया था, तो वो संतुष्ट थे उतने से। ओके, कोई सिचुएशनल क्वेश्चन और भी पूछा गया हो, परिस्थिति जन की आप ऐसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं तो क्या करेंगे, इस तरह से कोई नहीं सवाल? सर, वैसा कोई सवाल नहीं। अच्छा, वैसा कोई सवाल नहीं। सो ओवरऑल एक अच्छा इंटरव्यू रहा था और इसीलिए हाँ। 92 मार्क्स भी आपको मिले। देखिए, एक एक नंबर की बहुत अहमियत है। यदि आप नंबर चुराना जानते हैं और इंटरव्यू बोर्ड को अपनी दिशा की ओर ले जाना जानते हैं, जैसा कि प्रकाश ने किया कि कृषि और उसमें कमांड थी और कृषि पर बात करते रहिए तो कृषि पर सवाल उठते रहे और आप जवाब देते रहे। वही सर, मेरे को मालूम था कि अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो ऐसा पूछेंगे। मैं अपने हिसाब से इंटरव्यू को चलाना चाहता था और मैंने अपने हिसाब से इंटरव्यू को चला दिया पूरा, तो उसी के कारण नंबर मिले। अगर कहीं दूसरे तरफ जाता तो कुछ दूसरा स्थिति रह सकता था, लेकिन मैं जब भी पूछता था, जैसे वो मेरे को पूछे कि भारत की 5 बड़ी घटनाएं, तो मैं बताया उनको, आखिरी में बता दिया कि नरवा गरवा घुरवा बाड़ी। फिर वो उससे पूछने लगे। अच्छा। तो ऐसे आखिरी में मैं ऐसा बोल देता था कि फिर वो अगला क्वेश्चन उन्हीं से जनरेट हो जाता था। बहुत बढ़िया। मतलब कहीं ना कहीं आपने एक प्लानिंग की और उसका एक बेनिफिट आपको मिला भी, और डेफिनेट तौर पर 3 साल की जो कड़ी मेहनत थी आज फाइनली 54 रैंक के साथ नैब तहसीलदार पर जाकर आप देख पाते हैं कि प्राप्त होती है ये उपलब्धि। इसके अलावा भी जो पढ़ने का शेड्यूल रहा प्री और मेंस के बीच में, उसको आपने कैसे मैनेज किया? मतलब स्टूडेंट्स के अक्सर सवाल होते हैं कि शेड्यूल हम कैसे बनाएं, पर डे क्या क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें। तो कितने घंटे तो बेकार ही क्वेश्चन है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ाई क्या हो रही है। तो क्या आपकी प्लानिंग थी प्रकाश? सर, जब पिछले बार रिजल्ट आया 22 जनवरी को, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, 232 रैंक आया था। और उसके बाद 18 फरवरी को प्रीलिम्स था। बहुत ही कम समय था। एक तो सिलेक्शन नहीं होने से ऐसी ही बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। सब कोई कुछ बोलता है कि कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। एक तो प्रेशर ज्यादा रहता है। जी जी। तो मैं जो छत्तीसगढ़ था उसको अच्छे से पढ़ा और इंडिया पोर्शन को एक हल्का से रिविजन किया और करंट अफेयर्स पढ़ा, तो प्रीलिम्स तो उससे निकल गया सर। बहुत बढ़िया। तो उसके बाद मेंस के लिए मेरा तैयारी का एक रणनीति रहता था सर, ये जो लैंग्वेज का पेपर है उसको एक दिन में उसका तैयारी नहीं हो सकता है, या फिर 8 से 10 दिन में। मैं उसको डेली 2 घंटा पढ़ता था कि लैंग्वेज, उसको हिंदी हो गया, छत्तीसगढ़ी हो गया, इनको डेली 2-2 घंटा पढ़ो, बर्डन लेके नहीं, आराम से। जब माइंड फ्री नहीं रहता था तब मैं इन्हीं सब्जेक्ट को पढ़ता था, लैंग्वेज को। हाँ, इजी भी है, इजी भी है। और उसके बाद जो छत्तीसगढ़ का पोर्शन था, हर पेपर में छत्तीसगढ़ का पोर्शन है ही है, चाहे इतिहास भूगोल, तो मैं उनको भी डेली 2-2 घंटा पढ़ता था। ओके। तो लैंग्वेज और छत्तीसगढ़ी का जो तैयारी था मेरा डेली होता था। उसका जो बाकी सब्जेक्ट थे उनको एक एक पेपर लेता था, उनका तैयारी करते जाता था, उठाते जाता था। फिर मेंस का टेस्ट सीरीज भी देता था, तो जो पेपर रहता था उसका तैयारी करके जाता था और वहां देता था। घर में भी कुछ आंसर राइटिंग कर रहे थे अलग से? जी सर, बिल्कुल। मैं एक डायरी मेंटेन करके चलता था कि कौन कौन सा करना है, क्या करना है करके, एक शेड्यूल बना के उसका। ओके। सो दोस्तों देखिए, कोई प्लानिंग नाम की चीज़ होती है और डेफिनेटली बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ, बड़े बड़े युद्ध स्ट्रैटेजी से जीते जाते हैं, न कि वेपन से। वेपन तो ठीक है, सहायक होते ही हैं, आपकी रणनीति कितनी और कैसे बनी है उसका बहुत बड़ा रोल है। न्यूज़पेपर कोई पर्टिकुलरली हम फॉलो करते थे? जी सर, मैं दैनिक भास्कर ही पढ़ता था, क्योंकि हिंदी मीडियम से ही मैं पेपर दिया हूँ पूरा। बहुत बढ़िया। तो सर दैनिक भास्कर। उसके डेली बेसिस पर नोट्स भी बनाते थे? हाँ, कुछ कुछ जैसे अच्छा चीज मुझे वहाँ से मिल जाता था, कुछ इनोवेटिव करने लायक, तो उसको मैं नोट्स कर लेता था डायरी में अपने। बहुत बढ़िया। ताकि एक रिवीजन जल्दी से उसका हो सके करके। ओके। गवर्नमेंट की साइट वगैरह भी फॉलो करते थे, वेबसाइट? हाँ जी सर, ये जैसे DPRCG है उसको, उसमें मिल जाता था। अभी तो एक सर जनमन पत्रिका आ रही है, उसमें सरकार की सारी योजनाएं पता चल जा रही है इस बार। एक जगह पर सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया है। जी जी। और साथ ही कई वेबसाइट और यूट्यूब से भी देखता था कभी कभी। जी 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 सर, बहुत बढ़िया। छात्रों तक जनमन हम भी पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा निःशुल्क उसका वितरण किया जा रहा है, तो बच्चों को निःशुल्क वो दिया भी जा रहा है। पात, बिलासपुर, रायपुर दोनों जगह पर हम देने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वो बच्चों तक पहुंच भी जाए। बहुत आसान। अब देखिए, मीडिया इतनी सारी सुविधाएं उपलब्ध करा देता है कि सोर्स बहुत सारे आपको मिल जाते हैं ओवरऑल। लेकिन मुझे लगता है इसके बावजूद भी छात्रों को छांटना चाहिए, कुछ सेलेक्टेड सोर्स को बार बार रिवीजन, बार सर, अलग अलग बुक पढ़ने से बहुत उसमें नुकसान है जी। एक ही बुक को बार बार पढ़ने से, जितना ज्यादा रिवाइज करने से उतना ज्यादा वो माइंड में बैठता है और वहाँ लिखने में आसानी होती है। तो मैं
सबको वही बोलना चाहूंगा कि एक ही बुक को पढ़ें और बार 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 पढ़ें। बार पढ़ें। अलग अलग बुक प्रीफर करने से कोई मतलब नहीं, एक दो क्वेश्चन कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएगा, उससे कुछ नहीं होने आने वाला है। बहुत बढ़िया। तो एक ही बुक को पढ़ें और अच्छे से पढ़ें और उसी को लिखें, तो उससे सबको फायदा होगा। ओके। प्रकाश, फ्रेशर्स जो बच्चे अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? बच्चे कई बार बिखरा हुआ अप्रोच लेकर पढ़ते हैं कि प्री को अलग देखेंगे, मेंस को अलग, इंटरव्यू को, आप क्या सजेस्ट करते हैं उनको, किस तरह की बातें? सर मैं उनको कहना चाहूंगा कि एक सकारात्मक सोच के साथ जी, चाहे कोई कुछ भी कहे जी, उनको एक सही दिशा में तैयारी करना चाहिए जी, एक अच्छे मार्गदर्शन लेकर के, जी, एक ही बुक को लेकर के वो तैयारी करें बहुत बढ़िया। और उनको साथ ही अच्छा मार्गदर्शन मिलते रहेगा तो निश्चित तौर पर वो सफलता हासिल करेंगे। निकाले जा जी सकते हैं इस सर। एग्जाम को। दूसरा सवाल मेरा कि बसना क्षेत्र में भी काफ़ी सारे बच्चे तैयारी सर। करते हैं, सरायपाली बसना क्षेत्र में भी सभी अपने अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। सो उन बच्चों को, उन छात्रों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपनी ओर से? तो मैं सबको यही कहना चाहूंगा कि एक ग्रामीण क्षेत्र से, गांव, जैसे मैं धनापाली गांव से निकल करके आज राज्य सेवा परीक्षा में नायब तहसीलदार के पद पर चयनित हो चुका हूं, तो निश्चित तौर पर सरायपाली और बसना के जितने भी छात्र हैं वो भी राज्य सेवा परीक्षा आराम से निकाल सकते हैं, बशर्ते लगन और मेहनत के साथ उनको एक सही दिशा में मार्गदर्शन करके तैयारी करते रहना चाहिए। फिर निश्चित तौर पर सर एक ग्रामीण बच्चा भी सफलता प्राप्त कर सकता है। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आपने सुना प्रकाश पटेल को, धनापाली से, बसना के क्षेत्र में गांव है और 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद आज फाइनली वो पद उनको प्राप्त हुआ और आज वो संतुष्टि के भाव उनके चेहरे पर दिखाई पड़ रहे हैं। और डेफिनेटली ये जो सफलता की चमक है ये आपके चेहरे पर भी आ सकती है, लेकिन मुद्दा इतना है कि आपने अपनी तैयारी को किस दिशा में मोड़ा है। और इन्हीं सब सजेशंस के साथ अब आपसे विदा लेते हैं। प्रकाश, स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और भविष्य में आप पाठ से जुड़े रहें ये भी हम कामना करते हैं और आप IAS की तैयारी करें और कलेक्टर बने किसी दिन छत्तीसगढ़ के किसी जिले में, ये हमारी शुभकामनाएं हैं आपको। और आप सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए। अगले वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।